साथियों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों अपन ने पिछली क्लास में चाल और वेग, चाल के बारे में पढ़ा था, चाल के प्रकार पढ़े थे साथियों, वेग पढ़ा, वेग के प्रकार पढ़ा और उनसे रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। आज अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों? त्वरण। क्या है दोस्तों? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण अपन पढ़ेंगे। वैसे ही जैसे अपन ने वेग पढ़ा उसी हिसाब से अपन त्वरण पढ़ेंगे कि त्वरण किसे कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर या इकाई समय में वेग में परिवर्तन। तो इसे अपन क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, या अपन इसे क्या कहते हैं? इकाई समय में, इकाई समय में वेग में परिवर्तन। इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? त्वरण कहलाता है। दूसरी बात, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में बोल सकते हैं, या सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति में हो गया दोस्तों? सीजीएस पद्धति में हो गया। नेक्स्ट बात होगी त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक है त्वरण की विमा। त्वरण की विमा दोस्तों क्या हो गई? त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग की विमा L1 t-1 बटे टी। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? m0 L1 t-2। ये दोस्तों क्या हो गई? त्वरण की विमा। त्वरण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा क्या होगी दोस्तों? इसकी दिशा, इसमें लिख देते हैं, इसकी दिशा, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी। यानी त्वरण की जो दिशा है उसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होगी। वेग परिवर्तन की दिशा में होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेग की दिशा में नहीं होगी, वेग में परिवर्तन की दिशा। बहुत अलग अलग बातें हैं दोनों। वेग की दिशा में त्वरण की दिशा नहीं होगी। त्वरण की दिशा कहाँ होगी? इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होगी, ना कि, ये लिख देता हूं, ना कि वेग की दिशा में। बहुत आसान है, आप सभी लोग इसको दिन रात पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हो सकती है? गलती हो सकती है दोस्तों। तो त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा होगी, वेग की दिशा में नहीं होगी। जिस हिसाब से त्वरण का मान, वही बात है, त्वरण का मान शून्य, पॉजिटिव और दोस्तों नेगेटिव हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नेगेटिव त्वरण को याद रखना है, नेगेटिव त्वरण को मंदन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मंदन। जब भी अपन को मंदन कैलकुलेट करवाए तो अपन को त्वरण कैलकुलेट करना है और उसमें माइनस का चिन्ह या तो आ जाएगा या अपन को लगा देना है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? मंदन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डैम्पिंग। ये त्वरण के बारे में सिंपल बातें हैं। फिर वही बात, त्वरण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। त्वरण कितने प्रकार का भाई? 4 प्रकार का। सबसे पहला प्रकार क्या है? एक समान त्वरण। एक समान दोस्तों, एक समान त्वरण बोल सकते हैं, या इसे अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोले भाई? एक समान त्वरण बोले या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दे। ठीक है। इसकी परिभाषा दे कि जब त्वरण का परिमाण तथा दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब त्वरण का परिमाण एवं दिशा, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है तो दोनों होंगे, जब त्वरण का परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहते हैं, दोनों नियत रहते हैं, तो त्वरण दोस्तों क्या कहलाता है? तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो त्वरण
एक समान त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब अपन इसका एग्जाम्पल देना चाहें, साथ के साथ ही एग्जाम्पल दे दें। बहुत ध्यान में रखना है कि जब त्वरण का परिमाण, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है और किसी सदिश राशि को अपन व्यक्त करते हैं तो दिशा के साथ साथ उसके परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो त्वरण को जब एक समान अपन को रखना है तो उसका परिमाण और दिशा दोनों दोस्तों क्या होनी चाहिए? समय के सापेक्ष नियत होने चाहिए। और ये अपन इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब कोई कण या वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो, वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका पथ या तो क्या होगा? सरल रेखा, या क्या होगा दोस्तों? परवलयाकार। तो उसका पथ सरल रेखा अथवा परवलयाकार होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। ये दोनों एग्जाम्पल अपन कैसे कि ये देखो, ये कोई सरल रेखा में कोई कण गतिमान है, ये सरल रेखा में इधर से उधर जा रहा है, तो ये नियत त्वरण से जा रहा है, नियत त्वरण। ये दोस्तों क्या होगी? गति की नियत त्वरण होगी। ये क्या होगी? गति की दिशा होगी। तो ये जो पथ हो गया कण का, ये कैसा पथ है? सरल रेखीय। और एक अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, उसमें भी कण का पाउंड कि जैसे ये अक्ष और ये कोई समतल है और उसमें कोई कण है वो ऐसे गति कर रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पर इसके हर बात पे अपन देखें तो यहाँ पर भी त्वरण लग रहा है, यहाँ पर भी त्वरण लग रहा है, यहाँ पर भी त्वरण लग रहा है, यहाँ पर भी त्वरण लग कितना है? A बराबर G, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और G जानते हो आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये भी क्या है? नियत त्वरण है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नियत है, A बराबर G, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी अपन देखें तो यहाँ भी त्वरण लग रहा है, A बराबर -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान भी दोस्तों क्या होता है? नियत होता है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो जब त्वरण का परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहते हैं, यानी दोनों में परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी एक्सेलरेशन को अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब कोई कण या वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका पथ सरल रेखा, या तो सरल रेखा हो सकती है या परवलयाकार। ये ABCD में अपने ये क्वेश्चन आए सत्य असत्य में, तो अपन दोस्तों दोनों करेंगे। सरल रेखा आ जाए ऑप्शन ए, दूसरा परवलयाकार आ जाए ऑप्शन बी, और तीसरा आ जाए सरल रेखा अथवा परवलयाकार। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा दोस्तों। सरल रेखा में भी हो सकता है और परवलयाकार भी इसकी गति हो सकती है। अब अपन बात करें असमान त्वरण की। दूसरा प्रकार जो त्वरण का है, इसको समझ में आ गया होगा ये बात त्वरण की। नेक्स्ट जो त्वरण का प्रकार है दोस्तों वो क्या है? असमान त्वरण। असमान त्वरण 2 नंबर, असमान त्वरण। इसकी परिभाषा अपन क्या दें? जब त्वरण का परिमाण, वही परिभाषा अपनी, जब त्वरण का परिमाण अथवा दिशा, या तो परिमाण बदल जाए अथवा दिशा, या दोनों, या तो परिमाण बदल जाए दिशा ना बदले, या दिशा बदल जाए परिमाण ना बदले, अथवा दोस्तों दोनों किसी अन्य भौतिक राशि के सापेक्ष दोनों बदल जाए। सीधी सी बात है, बदल जाए तो, समय के सापेक्ष बदल जाए तो त्वरण क्या होगा? असमान होगा, या असमान त्वरण कहेंगे उसको दोस्तों। क्या कहेंगे? जब त्वरण का परिमाण अथवा दिशा या दोनों किसी भी भौतिक राशि के सापेक्ष, चाहे वो दूरी के साथ हो चाहे वो समय के साथ हो, किसी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तित हो, अपन लिख सकते हैं, अथवा दोनों किसी भौतिक राशि के सापेक्ष, किसी भौतिक राशि के सापेक्ष, किसी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तित हो तो त्वरण कैसा कहलाता है दोस्तों? असमान त्वरण कहलाता है।
तो त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। किसे कहेंगे अपन कि या तो दोनों बदल जाए या एक बदल जाए, तो ऐसे त्वरण को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। और यूनिफॉर्म त्वरण के लिए तो कंडीशन है, बाकी मोस्टली जो त्वरण होते हैं वो असमान त्वरण ही होते हैं। जैसे कोई कण है वो ऐसे मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर देखो इसकी दिशा चेंज परिवर्तित हो रही है, तो अपन इसको कह सकते हैं असमान त्वरण से त्वरित गति बोल सकते हैं। कि त्वरण कभी यदि यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो एक समान त्वरण हो जाएगा, लेकिन मान लो त्वरण की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो ऐसी गति को अपन असमान त्वरित गति बोल सकते हैं दोस्तों। तीसरे प्रकार का जो त्वरण है उसको अपन कहेंगे औसत त्वरण। क्या कहेंगे दोस्तों, औसत त्वरण। औसत त्वरण की वही परिभाषा है, कुल वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो औसत त्वरण बराबर कुल वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बटे परिवर्तन में लगा कुल समय। ये क्या हो गया दोस्तों, वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल परिवर्तन में लगा समय। या अपन ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। और इसको दोस्तों अपन किससे डिनोट करते हैं, ए, और इसके नीचे ए वी जी और उसके ऊपर सदिश का निशान, क्योंकि सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बटे डेल्टा टी दोस्तों, और इसको अपन v2 सदिश माइनस v1 सदिश बटे क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। ये क्या हो गया दोस्तों, औसत त्वरण हो गया। और आपको पता है चौथा त्वरण अपन ने पढ़ा था ताक्षणिक त्वरण। चौथा वेग अपन ने ताक्षणिक वेग पढ़ा था, उसी प्रकार से चौथा त्वरण क्या हो गया, ताक्षणिक त्वरण हो गया। और इसको अपन ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ए एवरेज। कि औसत त्वरण में अपन समय का मान दोस्तों क्या कर दें, अति अल्प कर दें, तो औसत त्वरण का मान क्या होता है, बदल जाता है। और उस त्वरण को अपन क्या कहते हैं, ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। सिंपली जब भी अपन त्वरण की बात करेंगे दोस्तों, तो अपन ताक्षणिक त्वरण की ही बात करते हैं। तो यहां से ताक्षणिक त्वरण ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, डी वी अपॉन डी टी। और अपन क्या कह सकते हैं कि वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन या वेग का समय के साथ एक बार अवकलन या वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों, त्वरण कहलाती है। और इसी से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। अब त्वरण के बारे में कुछ खास बातें हैं जिनको अपन नोट लगा के अपन इनको पूरी करते हैं। कि यदि कोई कण विराम अवस्था से नियत त्वरण के अंतर्गत गति प्रारंभ करता है तो उसका पथ क्या होता है दोस्तों, सरल रेखा में होता है। कि मान लो पहले वो रेस्ट में था यानी u बराबर 0 था, और फिर वो नियत त्वरण से गति करता है दोस्तों। किस त्वरण से, नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ करता है, तो उसका गति का पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा। इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कोई कण विराम अवस्था में पड़ा है और वह नियत त्वरण के अंतर्गत यदि गति कर रहा है, तो उसका पथ दोस्तों कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई कण परिवर्ती वेग से गतिमान हो, तो उस पर वेग परिवर्ती हो रहा है तो उस पर आवश्यक रूप से त्वरण क्रियाशील होगा। जब कोई कण परिवर्ती वेग दोस्तों, क्या कौन सा वेग परिवर्ती हो रहा है, तो उस पर आवश्यक क्या होगा, आवश्यक त्वरण होगा। ये आवश्यकता है कि उस पर त्वरण होगा ही होगा दोस्तों। जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान है तो उस पर त्वरण क्रियाशील होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वक्रीय पथ पर एक समान चाल से त्वरण कण कोई गतिशील है तो उस पर त्वरण हमेशा होगा। त्वरण क्या होगा दोस्तों, त्वरण होगा ही होगा। इस बात को अपन को पता याद रखना है। और जब एक कण कोई कण है एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका पथ सरल रेखा होता है, तथा त्वरण एक समान वेग का मतलब दोस्तों क्या है, v नियत है तो dv अपॉन dt क्या हो गया दोस्तों, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, उसका a बराबर 0 है, लेकिन वह कण सरल रेखीय पथ पर गति करता रहेगा और उसका दोस्तों त्वरण क्या होगा, 0 होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपनी बात क्या है, चौथी बात क्या है कि जब कोई कण परिवर्ती चाल से गतिमान हो
तो उस पर आवश्यक रूप से त्वरण लगेगा। औसत त्वरण सदैव सदिश की औसत त्वरण सदिश की दिशा में वेग परिवर्तन की दिशा के समान होती है। औसत त्वरण की जो दिशा अपन ने ली है, जो सदिश की दिशा है, वो दोस्तों वेग की दिशा नहीं होती है, वेग परिवर्तन की दिशा होती है। उसको आपको याद रखना है। वेग का एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, और जो सदिश राशि है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो वेग का चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि त्वरण का चिन्ह केवल त्वरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। वेग का चिन्ह प्लस और माइनस और कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि त्वरण का चिन्ह केवल त्वरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यदि वेग तथा त्वरण के चिन्ह समान हो, जैसे वेग का चिन्ह भी पॉजिटिव है और त्वरण का चिन्ह भी पॉजिटिव हो, तो वेग का परिमाण बढ़ता है। वेग का परिमाण दोस्तों बढ़ता है, और उस गति को अपन कौन सी गति बोलेंगे? त्वरित गति। कौन सी गति बोलेंगे? त्वरित गति बोलेंगे। जहां पर किसी कण का वेग बढ़ रहा हो तो उस गति को अपन बोलते हैं दोस्तों त्वरित गति बोलते हैं। जबकि विपरीत चिन्ह के हो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब तो बढ़ेगा, और एक पॉजिटिव और दूसरा दोस्तों क्या हो? नेगेटिव हो। जब विपरीत चिन्ह के हो तो वेग का परिमाण घटता है, अर्थात कण में क्या होता है दोस्तों? मंदन होता है। मैंने बताया कि जब जैसे कोई गाड़ी चल रही है और उसमें ब्रेक लगाए तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, तो अपन क्या करेंगे? डैम्पिंग, मंदन हो गया। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नेगेटिव त्वरण का मतलब दोस्तों क्या होता है? मंदन होता है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। अब इस पे त्वरण पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अपन करते हैं, आपको भी करने हैं। परीक्षा में न्यूमेरिकलों की ज़्यादा वेटेज है, आएगा एग्जाम में। ये सारी बातें बहुत सिंपल हैं क्योंकि अपन लोग इनको पढ़ते आए हैं, लेकिन इन पे न्यूमेरिकल अपन इतने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कर रहे हैं अपन त्वरण से रिलेटेड। क्या है दोस्तों? एक कण का वेग, बहुत सिंपल है, एक कण का वेग, एक कण का वेग v इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 और दोस्तों मीटर बटे सेकंड। ये कण का वेग दे दिया, जहां t सेकंड में, जहां t सेकंड में है, सेकंड में समय, हाँ t तो क्या है? सेकंड में। इस कण का t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करो। इस कण का t बराबर 2 सेकंड में त्वरण ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अपन जानते हैं त्वरण की परिभाषा से a बराबर दोस्तों क्या हो गया? dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर d अपॉन dt, वेग रख दिया भाई 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, और इसको सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4t माइनस दोस्तों क्या हो गया? 4 आ गया। कितने समय पर? t बराबर 2 सेकंड पे, तो 4 गुणा 2 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर दोस्तों क्या हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। अब थोड़ा सा अपन लेते हैं कि धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील कण का वेग, धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील कण का वेग v इक्वल्स टू क्या दिया है दोस्तों? अल्फा रूट x। v इक्वल्स टू दे दिया अल्फा रूट x के अनुसार परिवर्तित, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन परिवर्तित होता है, जहां अल्फा एक धनात्मक नियतांक है, जहां अल्फा एक धनात्मक दोस्तों धनात्मक नियतांक है। मान लीजिए कि t बराबर 0 पर कण की स्थिति, मान लीजिए इक्वेशन में देख रहे हैं, मान लीजिए कि t बराबर 0 पर कण की स्थिति
x बराबर 0 है, t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर 0 है, ज्ञात कीजिए। अब अपन को ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ए क्या पूछा है? कण के वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता, कण के वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता, कि वेग है वो समय के अनुसार कैसे परिवर्तित हो रहा है और त्वरण है वो समय के अनुसार कैसे परिवर्तित हो रहा है। और इसी में बी क्वेश्चन पूछा अगले ने, कण द्वारा पथ के प्रथम, कण द्वारा पथ के प्रथम, कण द्वारा पथ के प्रथम s मीटर दूरी तय करने में, s दूरी तय करने में, प्रथम s दूरी तय करने में लगे समय में औसत वेग पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन अपन को पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील कण का वेग v इक्वल्स टू अल्फा रूट x, यानी अपन इसका सॉल्यूशन करें तो v बराबर दोस्तों क्या दे दिया अपन को? अल्फा रूट x दे दिया, के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां अल्फा एक धनात्मक नियतांक है। मान लीजिए कि t बराबर 0 पर कण की स्थिति दोस्तों क्या है? x बराबर 0 है, ठीक है। तो कण के वेग और त्वरण की समय पर, तो दोस्तों अपन जानते हैं v इक्वल्स टू अल्फा रूट x। v क्या है? v अपन ने पढ़ा है कि v को विस्थापन में परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो दोस्तों इस v को आप क्या लिख सकते हो? dx अपॉन dt इक्वल्स टू अल्फा रूट x। हो गया। यदि ये चीज अपन को दे दी तो अपन क्या कर सकते हैं? इसमें एडजस्टमेंट इसको करें, dx अपॉन रूट x कर दें और यहां से दोस्तों क्या कर दें? अल्फा इंटू dt कर दें। एडजस्टमेंट कर दिया और अब अपन को इसको समाकलन, क्योंकि अपन ने अगले ने दे रखा है कि t बराबर 0 पर x बराबर दोस्तों क्या है? 0 है। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, तो यहां x बराबर t बराबर t पर x बराबर x है। तो अपन ने दोनों तरफ इसका क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। अब समाकलन जानते हैं अपन, समाकलन का सूत्र x की घात n इंटू डी एक्स बराबर दोस्तों क्या होता है? x की घात n+1 बटे n+1 इंप्लाइज दैट, इसको रूट में अपन करें तो ये मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन रूट है, रूट को ऊपर ले जाएं तो दोस्तों क्या हो गया? 0 से x। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी संख्या पे रूट x है तो इस x का मतलब है घात आदि। किसी भी संख्या पे रूट लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? उस संख्या पे घात दोस्तों कितनी है? आदि है। तो यहां से 0 से x dx और इसको ले गए, इसमें x की घात -1/2 कर सकते हैं और dx कर सकते हैं, और दोस्तों 0 से t, और ये क्या हो गया? अल्फा इंटू dt। इसमें अपन सूत्र लगाएं तो x की घात -1/2 + 1 -1/2 + 1 हो गया, और लिमिट अपन ने लगा दी 0 से x लगा दी, और अल्फा बाहर आ गया, t का ये t आ गया, और ये दोस्तों कितना आ गया? 0 से t आ गया। ठीक है, इसको अपन सोल्व करें तो देखो x की घात ऊपर बच गई 1/2 और नीचे क्या बची दोस्तों? 1/2, और लिमिट लगा दी 0 से x बराबर अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें x बराबर लिखेंगे तो केवल क्या आ जाएगा? 2√x आ जाएगा, और अल्फा अपने पास में क्या आ जाएगा दोस्तों? अल्फा इंटू टी आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब इसमें दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा? 4x बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ से अपन x निकालें तो x इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 4। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई अपने पास में। ठीक है भाई, ये अपने पास में क्या आ गया दोस्तों? x। अब अपन को क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? कण के वेग तथा त्वरण। अब अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि जब ऑलरेडी अगले ने वेग दे दिया, ध्यान देना बात को, ऑलरेडी अगले ने वेग दे दिया तो अपन ये वेग क्यों निकालें भाई? इतना ही रख दे अपन तो कह दें, लेकिन अपन को दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें टी नहीं है और अपन को टी लाना है। इस बात को अपन को ध्यान में, परीक्षा में इतना सोचने का टाइम नहीं मिल पाता। ये कब? जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब काम में आएगा। परीक्षा का इंतजार मत कीजिए कि कब होगी, किताबों को उठा लीजिए और लग जाइए दोस्तों पढ़ाई के।
यदि सिलेक्शन चाहिए तो x इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ से इसका एक बार ये समीकरण आ गया अपने पास में a, इसका अपन क्या कर दें, एक बार अवकलन कर दें दोस्तों, क्योंकि x आ गया, एक बार अवकलन कर दोगे तो dx अपॉन dt यानी वेग आ जाएगा, आपको पता है। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर एक बार किया तो 2t अपॉन 4, तो दोस्तों ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर t बटे 2। तो वेग किसके समानुपाती हो गया दोस्तों, वेग किसके समानुपाती हो गया, यानी वेग समय की एक घात के समानुपाती हो गया। इसका त्वरण चाहिए तो इसके एक बार और अवकलन कर दें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, और ये अपने पास में है तो इसका एक बार अवकलन और करोगे, d अपॉन dt अल्फा स्क्वायर t अपॉन 2, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, यानी इसमें t है ही नहीं। इसका मतलब है त्वरण है वो t की 0 घात के समानुपाती है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि कण का जो त्वरण है दोस्तों वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, यानी त्वरण का v है वो t की 1 घात पर, a है वो t की 0 घात पर निर्भर कर रहा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रथम s दूरी में कण द्वारा तय की गई, तय करने में लगे समय में औसत वेग अपन को पूछा है। तो प्रथम s दूरी तय करने में लगा समय, तो प्रथम s दूरी तय करने में लगा समय, प्रथम s दूरी तय करने में लगा समय दोस्तों क्या हो गया, अब x बराबर अपन ने निकाल लिया, x बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ये दूरी तो है, तो इसमें x बराबर s रख दें तो s बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 4, ये दूरी होगी। यहाँ से टाइम निकालें तो t इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर और अंडर दी रूट। ठीक है, और v एवरेज औसत वेग अपन को पता ही है, कुल दूरी बटा दूरी में लगा समय, कुल दूरी बटा दूरी में लगा समय। तो दोस्तों कुल दूरी क्या है, s, और समय कितना लग गया, t, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v औसत, v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो s बटे t की 4s बटे अल्फा स्क्वायर रूट। इसको अपन सॉल्व करें तो अल्फा ऊपर चला गया, s ऊपर है ही, नीचे 2 बाहर आ गया, ये रूट s हो गया। यहाँ से ये करेगा तो अल्फा अपॉन 2, और दोस्तों कितना गया, रूट s अपने पास में आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि औसत जो वेग है उसका मान कितना हो गया, अल्फा अपॉन 2 रूट s। क्या गया दोस्तों, v एवरेज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 और रूट x, इसकी वैल्यू आ गई है जो अपन को करना है। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास में आ सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है दोस्तों, क्वेश्चन को देखकर छोड़ना नहीं है, करना है। क्योंकि अपन ऐसा सोच लेते हैं हाँ ये कर दूंगा, जब एग्जाम में अपन करने बैठते हैं तो अपन को समय भी ज़्यादा लगता है और अपन सोचने लग जाते हैं कि कैसे करूं। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन क्या है भाई, सीधी सरल रेखा में गतिमान कण का त्वरण विस्थापन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सीधी सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में गतिमान कण का त्वरण, गतिमान कण का, सीधी सरल रेखा में गतिमान कण का त्वरण विस्थापन के साथ निम्न प्रकार से, विस्थापन के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित, विस्थापन के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। क्या कैसे परिवर्तित होता है, दे रखा है a बराबर 2s+1, इस हिसाब से ये दोस्तों क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है। यदि कण का वेग शून्य, विस्थापन पर शून्य है, यदि कण का वेग
शून्य विस्थापन पर शून्य है। क्वेश्चन क्या है, यदि कण का वेग शून्य विस्थापन पर शून्य है तो कण का वेग विस्थापन के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कण का वेग विस्थापन के पदों में ज्ञात करना है, विस्थापन के पदों में ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन अपन करेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले बात अपन को क्या दे दिया दोस्तों, a बराबर 2s प्लस 1। सॉल्यूशन a बराबर 2s प्लस 1 दे दिया। अब a को अपन जानते हैं त्वरण है, और त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि a बराबर क्या होता है दोस्तों, dv अपॉन dt। इंप्लाइज यहाँ से अपन लिखें तो dv अपॉन dt बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2s प्लस 1 हो गया है। अब अपन इसमें वेरिएबल चेंज की एक कंसेप्ट है। कैसे कंसेप्ट है कि इसमें ds का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और ds का दोस्तों क्या कर दें, नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 2s प्लस 1। ds अपॉन dt विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है दोस्तों, वेग कहलाता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल बात हो गई ये, क्या होगी कि dv अपॉन ds इंटू v बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2s प्लस 1 हो गया। और अब अपन इसको क्या करें, वज्र गुणा कर दें, तो इंप्लाइज दैट dv इक्वल्स टू v इंटू डी बराबर 2s प्लस 1 इंटू ds। ये आ गया समीकरण नंबर 1। यदि कण का वेग शून्य विस्थापन पर शून्य है दोस्तों, कण का वेग शून्य विस्थापन पर शून्य है, इसका मतलब अपन को लिमिट के बारे में यह संकेत कर रहा है v dv, और दोनों तरफ 2s प्लस 1, s है वो विस्थापन है। शून्य विस्थापन पर कण का वेग क्या है दोस्तों, शून्य है, तो v विस्थापन पर कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये लिमिट का यहाँ पर खेल है दोस्तों। यदि कण का वेग शून्य विस्थापन पर, यानी ये विस्थापन शून्य है, कण का वेग भी क्या है, शून्य है, तो s विस्थापन पे कण का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, s हो जाएगा। दोनों तरफ समाकलन, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, 0 से कितना हो गया v, और इसका अपन कर दें अलग अलग कर दें तो 2s स्क्वायर अपॉन 2, 0 से s, और s आ जाएगा और 0 से s आ जाएगा। मैंने इसको अलग अलग कर दिया, खोल दिया, और समाकलन भी दोस्तों साथ में ही कर दिया। अब इतनी तो प्रैक्टिस आप लोगों की भी हो गई होंगी। तो इंप्लाइज दैट v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2s स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दोस्तों कितना हो गया, s हो गया। इसको सोल्व करना अपन को, तो v स्क्वायर अपॉन 2 पढ़ा रहने दो, यहाँ से एलसीएम ले लिया, 2s स्क्वायर प्लस 2s बटे 2, 2 से 2 कट गया। इंप्लाइज दैट v स्क्वायर बराबर दोस्तों 2 ले लें कॉमन, s भी ले लो कॉमन, 2 कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया, तो s प्लस 1 बच गया। और यहाँ से v निकालें दोस्तों, तो v बराबर क्या आ गया, अंडर द रूट 2s s प्लस 1 आ गया। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो कहाँ है, ये लैंग्वेज में कंसेप्ट है दोस्तों। यदि कण का वेग शून्य विस्थापन पर शून्य है तो कण के वेग विस्थापन के पदों में ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, केवल एक वेरिएबल चेंज किया है जो अपन को करना आता है। वेरिएबल चेंज करने के बाद में दोनों तरफ समाकलन किया है, लिमिट रखी है, और अपन ने कैलकुलेशन की है, और अपना आंसर क्या आ गया, v बराबर रूट 2s और s प्लस 1 आ गया दोस्तों। तो इस हिसाब से अपन को त्वरण के क्वेश्चन, चाल के क्वेश्चन, वेग के क्वेश्चन लगाने हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही दोस्तों कम है, चीज़ें आसान होती जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आलस से नहीं करना है अपन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, गति के समीकरण उतार लिया होगा, इसको देख लिया ढंग से। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गति के समीकरण। सबसे पहली बात है कि न्यूटन नाम का एक शख्स था जिसने मतलब मैकेनिक्स की डिस्कवरी की, और उसके पीछे कथा ऐसी जुड़ी हुई है कि वही वो सेब के पेड़ के नीचे में सोए हुए थे, और वहाँ मतलब उनको क्या हुए, एक सेब नीचे दिखाई दिया, और उन्होंने उसके आधार पे गति के कुछ नियम दिए। गति के समीकरण भी हैं दोस्तों और गति के नियम भी हैं। अपन बात कर रहे हैं गति के समीकरणों की एक बार। तो गति का प्रथम समीकरण अपन जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू यू टी प्लस दोस्तों क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण जानते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको अपन नाम दें तो पहला है गति का प्रथम समीकरण, दूसरा है गति का द्वितीय समीकरण, तीसरा है गति का तृतीय समीकरण, और चौथा जो समीकरण है दोस्तों उसको भी न्यूटन ने तो नहीं दिया था,
लेकिन अपन लोगों ने उसको बना दिया और वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन उसको न्यूटन का गति का चौथा समीकरण भी बोलते हैं। nth सेकंड में तय की गई दूरी a/2 और 2n-1 दोस्तों, u प्लस a/2 और 2n-1, और यहां से अपन एक समीकरण और दे सकते हैं, s बराबर चली गई दूरी v एवरेज औसत वेग इंटू 2 v प्लस यू बटे दोस्तों क्या हो सकता है t, औसत वेग हो गया इंटू क्या हो गया t हो गया, और s बराबर क्या हो सकता है एक vt, जैसे ut है वैसे ही s बराबर vt माइनस 1/2 at², ये समीकरण भी बनता है। ये जो चारों पांचों जो समीकरण 1 2 3 4 5 6 समीकरण दिए हैं, इनमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये समीकरण तभी वैलिड हैं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब त्वरण क्या हो, जब त्वरण एक समान हो, जब त्वरण का मान समान, ठीक है, एक समान हो, समान का मतलब एक समान हो, या त्वरण का मान दोस्तों क्या हो, 0 हो, तभी ये सारे के सारे समीकरण वैलिड हैं, अदरवाइज इन समीकरणों को अपन नहीं लगा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें a है, इन समीकरणों a है, उसको दोस्तों a से अपन त्वरण को निरूपित करते हैं, और त्वरण इन समीकरणों में क्या है दोस्तों, नियत है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। u प्रारंभिक वेग है, u अपन पढ़ते हैं प्रारंभिक वेग है, v दोस्तों क्या है, अंतिम वेग है, t दोस्तों क्या है, समय है, s क्या है दोस्तों, विस्थापन है, s क्या है दोस्तों, विस्थापन है। इस बात को अपन को पता लगाना है, और ये जो है ये मैंने आपको बताया था, nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी है, nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी है दोस्तों। nth तो ये समीकरण आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दोस्तों क्या है, गति का प्रथम समीकरण है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as गति का तृतीय समीकरण है, और nth सेकंड में चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, u प्लस a/2 2n- यानी कण द्वारा nवें सेकंड में चलेगी दूरी, और s इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, v एवरेज t v प्लस u/2 दोस्तों, और s बराबर क्या है, vt माइनस 1/2 at²। तो ये गति के दोस्तों समीकरण है। इन समीकरणों को आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं। त्वरण की जो अपनी कंसेप्ट थी दोस्तों वो खत्म हो गई है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।